हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या कमी है हमारी क्वांट प्रिपरेशन में, या फिर हमारा क्या किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन गलत है कहीं ना कहीं, या फिर किस टाइप की हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से क्वांट हमारा वीक रह जा रहा है। ओके, सारे ही स्टूडेंट्स बैंकिंग के अंदर जब भी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तब क्वांट में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। 90% स्टूडेंट क्वांट में ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत कम रीजनिंग में फेस करते हैं। रीजनिंग सबका ही फेवरेट होता है, क्वांट और इंग्लिश में ही ज़्यादातर बच्चे परेशानियां फेस करते हैं। तो यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से क्वांट प्रिपेयर किया था और मेरे हिसाब से ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोगों का क्वांट वीक है। ओके, ये मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन है या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसे आप किसी और से कंपेयर मत कीजिएगा, उनका शायद एक्सपीरियंस या फिर उनका वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ प्रिपरेशन अलग भी हो सकता है। ओके, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ जिस पे अगर आप काम करें तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बैंक एग्ज़ाम की बात करूँ, स्पेशली क्वांट सेक्शन की, तो उसकी प्रिपरेशन 3 पिलर्स पे काम करती है: कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स एंड डीआई और अरिथमेटिक। ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जिसके ऊपर क्वांट की प्रिपरेशन बेस मतलब इस पे डिपेंड करती है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। कैलकुलेशन है, स्पीड मैथ्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, और फिर डेटा इंटरप्रेशन मतलब डीआई, और अरिथमेटिक। इन तीनों ही बात पे हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कैसे इन तीनों पिलर पे काम करके आप अपनी क्वांट बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। फर्स्ट आई टॉक अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से मैंने स्टार्ट किया था और कैलकुलेशन में मैंने क्या क्या किया था। काफ़ी लोग बोलेंगे आप लर्न कीजिए मत कीजिए, ये सबका पर्सनल होता है क्योंकि सबने अपने तरीके से प्रिपरेशन की होती है। मैंने 1 to 20 टेबल्स, 1 to 30 क्यूब्स एंड स्क्वायर्स, यहाँ मैंने गलती से 20 लिख दिया है बट मैंने 30 तक किए थे। ओके, क्यूब्स के अंदर आप 1 to 20 करेंगे तभी चलेगा, बट स्क्वायर्स आप 1 to 30 कर लीजिएगा। 1 to 30 स्क्वायर्स, ये एक बेसिक है जो मैंने पहले कर लिया था, पहले से ही मेरे को आता था, लेकिन इसे डेली ब्रशअप करना ज़रूरी है। आप इजीली ब्रशअप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको देखो टेबल इस तरीके से बोलना नहीं है कि 14 1 14 हो गया, 14 2 28 हो गया, या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में टेबल लर्न करते हो, ठीक है, जिस भी मीडियम से आपने पढ़ाई कर रखी हो, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए 15 9 क्या होता है, 16 8 क्या होता है। ओके, तब इसका यूज़ है, तब आपको टेबल आती है। बाकी लाइन में तो कोई भी कर लेगा, नॉट लाइक दैट। ओके, क्योंकि एग्जाम में तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन काम आने वाली है। ओके, और क्यूब्स और स्क्वायर तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बहुत यूज़फुल है, आपके छोटे छोटे स्टेप में बहुत काम आएंगे। आपका ये पार्ट हो जाने के बाद मैंने आशीष अरोड़ा सर के कैलकुलेशन क्लास की थी, ठीक है। कोई भी बैंकिंग के अंदर जो भी टीचर क्वांट पढ़ा रहे हैं वो सारे ही टीचर कैलकुलेशन की क्लास लेते ही हैं, ठीक है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे ही टीचर बहुत बेहतरीन है। उनकी कैलकुलेशन की क्लास करके जो भी मेथड सिखाते हैं उसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से नहीं कि क्लास कर ली और छोड़ दिया, उससे डेली हैबिट में लाना ज़रूरी है, उस टाइप की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अपनी तरफ से आप नॉर्मल 10 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। आप चाहे तो इसका मिक्सअप भी रख सकते हो, मतलब 10 ज़रूरी नहीं है, आप क्वेश्चन कम भी कर सकते हो, लेकिन डेली इसके टच में रहो। ये बहुत ही छोटा एफर्ट आपको दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको इसको अपनी डेली हैबिट में लाना होगा, आपकी डेली हैबिट में ये होना ही चाहिए, तभी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला काम है आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है। दूसरी बात एक बता दूं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि बस वो देखते देखते ही कैलकुलेशन कर लेगा, हम तो पेन और पेपर उठाते ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर कोई करता भी होगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बट मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं ये मानता हूँ कि कैलकुलेशन में कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं अगर आपको अच्छी ट्रिक आती हो, लेकिन मेरा पेन और पेपर के बिना तो काम नहीं होता था। हाँ, मेरा टाइम बच जाता था। अगर मैं पहले 6 स्टेप में करता था तो मैं 2 स्टेप में करने लग गया। इस टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अननेसेसरी कुछ और करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप बहुत खतरनाक कैलकुलेशन सीखने के चक्कर में मत रहिएगा।
बेसिक क्लास जो कि हर टीचर कराता है कंप्लीट करके डेली हैबिट में लाना स्टार्ट कीजिए। नाउ सेकेंड टॉपिक आई विल टॉक अबाउट स्पीड मैथ्स। ओके, स्पीड मैथ्स में MN का मतलब मिसिंग नंबर सीरीज, WN का मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रिक इक्वेशन। मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी रॉन्ग नंबर सीरीज में। मिसिंग नंबर इजी है, क्लास कर लो, कुछ क्वेश्चंस लगा लो 200-300 उसके, एंड देन डेली हैबिट में 10 to 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली करो तो आप इसे इजीली टैकल कर सकते हो। रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसके लिए मैं बोलूँगा पहले डेली 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करो और फिर डेली 10-10 क्वेश्चन भी इनफ है। अननेसेसरी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करने बैठ जाना। हाँ, आपको सारे टाइप के पैटर्न और उसे टैकल करने आना चाहिए। उसके लिए अगर आप अच्छे से अपने जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनकी क्लास करोगे, सारे टाइप्स कवर करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन पे मुझे बात करनी है। प्लीज़ क्वाड्रिक इक्वेशन को बेसिक से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, फंडामेंटली पढ़ना। इसे सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का पढ़ के मत छोड़ देना, ठीक है ना। बहुत बच्चे हैं जो शॉर्टकट सीख लेंगे, इसका प्रीलिम्स तक वो काम आता है। मेंस में क्वाड्रिक के सबसे इजी सवाल आते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन कर करके ही बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे आपके। SBI PO में आ जाएंगे, IBPS PO में आ जाएंगे। बहुत ही फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन क्योंकि फंडामेंटली पढ़ा नहीं होता, आपको मालूम होना चाहिए कि डी की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा, लेस देन 0 हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा। अब ये डी क्या है, वो जिसने क्वाड्रिक इक्वेशन फंडामेंटली पढ़ा होगा उसे मालूम है। ओके, सो प्लीज़ इसे फंडामेंटली पढ़िएगा, बेसिक से पढ़िएगा। वो बेसिक आपको मेंस में काम आएगा, भले अभी आपको वो ना दिख रहा हो। प्लीज़, ओके, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपके बहुत मार्क्स बचने वाले हैं। DI जो है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड है अरिथमेटिक के दो टॉपिक, परसेंटेज और रेशियो। रेशियो मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात कर रहा हूँ। पहले परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन कर लेना, फिर आप DI की क्लास चालू कर देना। DI के लिए मेरा एक ही सजेशन है, पेशेंस के साथ पहले अच्छे से सीखना। DI में से डेटा कैसे निकलता है वो सीखना होता है। देन आपको धीमे धीमे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अननेसेसरली जल्दी मत करना कि आप आज ही DI में बहुत वो हो जाओगे, नहीं। आराम से प्रैक्टिस करना, 5-5 के सेट, 10-10 के सेट आप रख सकते हो। ओके, मेन है डेटा निकालना कम टाइम में। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, सब कुछ बेसिक से ही होता है, ठीक है ना। कोई एक DI बता देगा फिर उसमें एक टाइप का शॉर्टकट यूज़ कर रहा है, ऐसा मत सीखिए। ओके, प्लीज़ लर्न जनरल वे जो सब में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सी DI आने वाली है। सो बेसिक से करिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो उसके लिए आप ये 2 टॉपिक पहले कवर कर लो, उसके बाद आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनकी DI की क्लास करना कंटिन्यू करो अच्छे से, आपकी DI में इम्प्रूवमेंट आएगी। यहाँ तक सब कर लेते हैं, स्पीड मैथ्स एंड DI एवरीथिंग इस टाइप का सब कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबके लिए, और ये प्रॉब्लम 3 चीज़ों की वजह से, उस पर मैं बात करूँगा। पहली बात है पुअर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट क्या है, वो साइंस से है तो उसका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा होगा, हम कॉमर्स से हैं, हम आर्ट्स से हैं, हमने BSc किया है बायोटेक्नोलॉजी में, मैंने तो BA कर रखा है, मैंने तो MA कर रखा है। ये बहुत गलत माइंडसेट है। जो अरिथमेटिक है उसमें आती है 10th तक की मैथ्स, ओनली 10th तक की मैथ्स आती है, राइट। इवन मैं बोलूँगा 10th तक की भी नहीं आती, बहुत सारे टॉपिक्स तो गायब हैं। एडवांसमेंट्स पूछते ही नहीं, जियोमेट्री कहाँ आती है। अरिथमेटिक में बेसिकली सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो 10th लेवल तक के ही हैं, और 10th तक की मैथ्स हम सब ने पढ़ रखी है। हाँ, कोई मजबूत हो सकता है तो कोई वीक हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा आप सारे ही सारे इक्वल हो। सो इस तरीके का माइंडसेट मत रखो, डरो मत, बहुत ईजी है। सिर्फ आप टाइम नहीं दे रहे हो अच्छे से, पेशेंस रख के, यही प्रॉब्लम आ रही है। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसलिए आप पीछे रह जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आप सिलेबस ही नहीं कवर कर रहे हो, आप आधा छोड़ देते हो। 2017, 18, 19 में क्वाड्रिक कर लो, DI कर लो, और ये करने से काम हो जाता था। अब अरिथमेटिक के काम बिना नहीं चलता है, करोगे तो आप भी फायदे में रहोगे, कंपटीशन बहुत हाई है। सेकंड थिंग, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत जल्दी सब कवर करना चाहते हैं, 2, 3, 4 महीने देना ही नहीं चाहते। 15 दिन में क्वांट ख़त्म कर लो, 20 दिन में ख़त्म कर लो, 25 दिन में ख़त्म कर लो, इस टाइप की वीडियो भी चलती हैं। 30 दिन में सिलेक्शन ले लो, सब कुछ आपको सारे मिसकंसेप्शन है और सारे आपको गलत तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं। ओके, पेशेंस के साथ अच्छा टाइम लेके प्रिपरेशन करो, 2, 3, 4 महीने दो क्वांट को,
एक बार आपने पूरा कवर कर लिया फिर प्रैक्टिस का ही गेम है, फिर इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है, सिर्फ इनिशियली टाइम कंज्यूम होता है। प्लीज़ पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करो। एक बार अरिथमेटिक ख़त्म हो जाने के बाद नो रिवीजन एट ऑल। रिवीजन नहीं करोगे तो आपने सब कुछ करके पानी गिरा दोगे, सब कुछ पानी में जाएगा, कुछ मतलब का नहीं है। रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। आपने टॉपिक कर लिए, प्लीज़ उसका रिवीजन करते रहिए, नोट्स बना लीजिए टीचर्स के पास से, ओके। तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ, बार बार रिवीजन कर पाओ, क्लास का रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगा लो। उसके बाद आप एक डेली का 10 का सेट बना लो। जैसे आपने क्लास पूरी की परसेंटेज की, आपने उसका रिवीजन कर लिया, परसेंटेज के आपने 100 200 300 क्वेश्चन एक बार में ख़त्म कर लिए। अब बहुत ईजी है, डेली 10 क्वेश्चन ले लो टॉपिक वाइज। कोई बुक भी आप यूज़ कर सकते हो, क्विज भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 1 2 3 4 टॉपिक ख़त्म कर लो, उसके बाद सबसे बड़ी आप गलती क्या करते हो कि आप इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस करने लग जाते हो, लेकिन वो आपको नहीं करना है। 2 3 टॉपिक हो जाए फिर मिक्स क्वेश्चन करो। 3 4 क्वेश्चन उठा लिए परसेंटेज के, 3 4 रेशियो प्रपोर्शन के, ओके। तो आपका अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग चैप्टर अगर साथ में आएंगे तो आपका माइंडसेट उस तरीके से सेट हो जाएगा कि मेरा माइंड उस तरीके से सेट हो जाए उसे टैकल करने के लिए। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 अलग अलग चैप्टर होंगे, शायद एक चैप्टर में से 2 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आपका माइंड उसके लिए रेडी होना चाहिए। उस तरीके से आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि ये शायद मिस्टेक्स हो रही हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना। और किसी का तरीका इससे अलग भी हो सकता है और उससे भी रिजल्ट आते हैं, ओके। लेकिन शायद आप इसे भी यूज़ करके देखें, अगर आपके लिए इसमें से कुछ वर्क कर रहा है तो आप बिल्कुल यूज़ करें। अगले वीडियो में मैं इंग्लिश के लिए भी इस तरीके से डिटेल में क्या गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है ना, क्या गलत चीज़ें आप कर रहे हैं उसके बारे में बात करूँगा। आप उस पर भी काम करके उसमें भी इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।